वेलकम स्टूडेंट्स। वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक और सेशन में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे लिए। हम लोग कवर करेंगे विश्व की मानव प्रजातियां तथा जनसंख्या वितरण। कई सारे एग्जाम में हम लोग को हमारे सामने कई सारे जनजातियों संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, जनसंख्या के वितरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको हम कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। इसमें हम 2 या 3 क्लासेस में इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। ये आपके सामने क्वेश्चन आया भी होगा कई बार, और ये जो क्वेश्चन है ये है यूपीएससी का प्रश्न है, पुराना प्रश्न है। दो यूपीएससी 2003 का प्रश्न है। निम्न में से किस एक में विश्व की अधिकतम आयु संभावित है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अभी आपको जानकारी होगा कि भारत जो देश है वो वर्तमान में सर्वाधिक युवा आयु वाला देश कहा जाता है। लेकिन जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक आयु संभावित है। मतलब जापान के अधिकतर लोग जो आसमान के चलिए 40 से 50 से ऊपर की एज के लोग हैं, अधिकतर मैक्सिमम लोग, ठीक है। तो उनकी आयु सर्वाधिक मानी जा सकती है। इसके कई सारे कारण हैं। वो जापान सरकार की नीतियाँ भी हैं, और बहुत ज़्यादा महिलाओं को मतलब समझ लिए कि ज़्यादा पढ़ा लिखा होना, और बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी कह सकते हैं, और कई सारी चीज़ें हैं वो जनसंख्या से या आयु के कारण, ठीक है। जिससे संतान उत्पत्ति से भी प्रॉब्लम कुछ आती है, महिलाएं नहीं कंसीव करना चाहती, कई सारी चीज़ें हैं। तो ये जापान जो देश है वर्तमान में विश्व की अधिकतम आयु संभावित वाला देश है, और वर्तमान में है भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जनसंख्या संबंधी बड़ा अच्छा प्रश्न आता है। निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, ठीक है। अब वैसे तो आप जानते हो सबसे जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी है, चीन की है, फिर भारत की है। इस प्रकार आपके सामने जनसंख्या के आंकड़े, ठीक है। तो मैंने कुछ क्रम में देश लगाए हैं। इनमें देखिए सबसे सर्वाधिक जनसंख्या चीन की है। लेकिन अगर भारत की अभी नवीन जनसंख्या के जब आंकड़े आ जाएंगे तो भारत वर्तमान नंबर 1 पहुंच जाएगा। परंतु अभी तक की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे इंडोनेशिया आता है, चौथे नंबर पर ब्राज़ील आता है, पाँचवें नंबर पर पाकिस्तान आता है, छठे नंबर ठीक है, एक आपका छूट गया, यहाँ पर अमेरिका छूट गया। भारत और यहाँ पर एक यूएसए का आ जाता नंबर, ठीक है। चीन, भारत, यूएसए, ठीक है। चौथे नंबर पे इंडोनेशिया, पाँचवें ब्राज़ील, छठे पे पाकिस्तान, सातवें पे नाइजीरिया, आठवें पे बांग्लादेश, ठीक है। इस प्रकार से ये आंकड़े हो जाते हैं। समझ आ गया आपको, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि इन जो हमारे जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें से सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो जापान और सूडान तो ऑप्शन में अलग हो जाएंगे, इनसे तो नहीं मतलब है। तो इंडोनेशिया पहले आता है, फिर पाकिस्तान बाद में आता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी हो जाएगी, इंडोनेशिया की हो जाएगी। अगला देखिए, यहाँ पर कुछ मानव जातीय समुदाय दिए गए हैं और इनको हमें सुमेलित करना है, ठीक है। देखते हैं कौन सा सुमेलित किस प्रकार से हो सकता है। ठीक हो गया। अब हम इनको आपस में मैच करते हैं, ठीक है। तो जो पहला है अप्तानी। अब आपको बड़ा हैरान होंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है। अप्तानी जो है वो भारत की एक जनजाति है, ठीक है। आप कहेंगे सर ये नई बात कौन सी बता रहे हो, हमने तो सुना ही नहीं। लेकिन कई लोगों ने सुना भी होगा। अप्तानी भारत की जनजाति, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है, ठीक हो गया। और उसके बाद जो दयाक आता है, दयाक है आपकी इंडोनेशिया की एक जनजाति है, ठीक है। डीका जो आता है वो सूडान की एक जनजाति है, ठीक है। और उइघुर ये चीन की एक मानव प्रजाति है, जनजाति आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये भारत की होगी। इस प्रकार से इसको हमने मैच कर दिया हो गया, ओके। तो अप्तानी याद रखेंगे, ये हमारे इंडियन ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके अनुसार पहला आंसर जो हमारा हो जाएगा, पहला आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्ति की ओर जा रही है। हम इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी को भी स्टार्ट करेंगे और डीपली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। दक्षिण एशिया के निम्न देशों पर विचार कीजिए। यूपीएससी का प्रश्न है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, इन देशों की साक्षरता की स्थिति का घटनाक्रम क्या है, यह हमें देखना है। अगर हम इन देशों के स्थिति पर विचार करें साक्षरता के अकॉर्डिंग में, तो सर्वाधिक साक्षर जो देश हो जाएगा वो एक नंबर पे आपका श्रीलंका आ जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे भारत रहेगा, ठीक है। तीसरे पे पाकिस्तान और चौथे पे बांग्लादेश, ठीक हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी थोड़ा छोटे में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार करिए और जनसंख्या का घटता क्रम इनका क्या हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर तो यहाँ पे आ जाएगा इंडोनेशिया, 2 पे ये आ गया। फिर ब्राज़ील आ जाएगा, जो मैं आपको जनसंख्या क्रम पहले ही बता चुका हूँ, ठीक। फिर आ जाएगा रूस और फिर जापान। तो ऑप्शन इसका सी ठीक हो जाएगा, ओके।
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नील घाटी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने के प्राथमिक कारण क्या है। ठीक है, अब देखिए नील घाटी कौन सी है, एक तो जो मिस्र में नील नदी बहती है, और जो आपको मैप पे आप जानते होंगे नील नदी कहाँ पे बहती है, और साथ में ही जावा। मैं दोनों के आपको लोकेशन दिखाता हूँ पहले। देखिए अगर हम लोग वर्ल्ड के मैप पर नज़र डालें तो नील नदी यहाँ पर आपका विक्टोरिया झील से निकल कर इस प्रकार से बहती हुई, दो पार्ट में नील नदी, ब्लू नील और वाइट नील, पिछले लेक्चर को बता चुके हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये नील नदी घाटी कहलाती है, और जावा द्वीप समूह इधर हो गया। ठीक है, जावा का क्षेत्र ये हो गया। तो इन दोनों क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सघन कृषि होती है। ठीक है, और जनसंख्या वहीं पे होगी जहाँ पर बुनियादी सुविधा होगी, पानी होगा, कृषि होगी। जनसंख्या का वितरण मोस्टली जो होता है वो कृषि पर निर्भर करता है, और कृषि प्राथमिक क्षेत्र अगर अब विकसित हो गया, उसी के साथ साथ उद्योग धंधे आदि विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो यही कारण है यहाँ पर जो आपका जनसंख्या अधिक होने का। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं प्रश्न पर। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, नील नदी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने का प्राथमिक कारण है सघन कृषि, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगले दो प्रश्न सारणी पर आधारित है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत आसान है, आपको लग रहा होगा कौन सी सारणी सर लेके आए, लेकिन बहुत आसान है, मैं आपको दिखाता हूँ और बहुत बड़ा आराम से इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, पहली सारणी है जन्म पर आयु संभाविता। ठीक है, जन्म हो गया, उसके बाद उस देश की कितनी आयु, मैक्सिमम कितनी आयु लोग जी रहे हैं, कितने वर्ष तक जी रहेंगे। ओके, इधर देश दे रखे हैं, उधर उसके बाद ये आंकड़े दे रखे हैं। फिर शिशु मृत्यु दर। ठीक है, वहाँ उस देश में शिशु मृत्यु दर कितनी है, शिक्षा कितनी प्रतिशत शिक्षा है। तो ये सारे आंकड़े आपके डिपेंड करते हैं। इसी को ही हम लेके चलते हैं मानव विकास का ही ये मुख्य आपके बिंदु होते हैं कि वहाँ पे शिक्षा का स्तर कैसा है, शिशु मृत्यु दर कितनी है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा या आयु कितनी है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये तो हम प्रतिशत में सारी चीज़ें दे रखी हैं, किसकी क्या क्या प्रतिशत है अपने अकॉर्डिंग, ये 95-96 का ये आंकड़े दे रखे हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन देखें क्या कहना चाहता है। निम्नलिखित में कौन सा, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन गलत है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है, हमें गलत छांटना है, और ऑप्शन दे रखा है भारत के अतिरिक्त सभी देशों में शिक्षा का प्रतिशत 80 से अधिक है। देख लेते हैं, आंकड़े में साफ है, लिखा भारत का 52 है, और बाकी देखिए सब 80 से ऊपर लग रहे हैं, मेरे को सब 80 से ऊपर लग रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, पहला ऑप्शन तो मैंने निकाल लिया। ठीक है, हमें गलत देखना है, देखते हैं गलत कौन सा होता है। अगला देखिए, मलेशिया तथा कोरिया की आयु संभावित अन्य सभी देशों के अपेक्षा के अधिक है। जो आयु संभावित की बात कर रहा है, तो आयु संभावित वाला आंकड़ा कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, अब एक किसी की बात कर रहे हैं, मलेशिया तथा कोरिया की। देख लेते हैं मलेशिया कोरिया की कौन सी है। मलेशिया की 71.4 है और कोरिया की 71.7 है, लगभग ये दोनों बराबर है, और ये दोनों सर्वाधिक है, बाकी किसी की अपेक्षा। बिल्कुल देख लीजिए, इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, और इनसे भी ज़्यादा है, तो बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। कितना आसान है, बड़े हमें लगता है क्वेश्चन पता नहीं कितना कठिन हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखिए, वयस्क शिक्षा जितनी भी अधिक होगी, शिशु मृत्यु दर उतनी ही कम होगी। ठीक है, ये आंकड़ा वैसे तो मुझे तो ठीक लगता है, पर इनके अकॉर्डिंग देखते हैं। हमें तो हमें भावनाओं में नहीं बहना, हमें जो सारणी दी उसके अकॉर्डिंग देखना है कि वयस्क शिक्षा जितनी भी अधिक होगी, शिशु मृत्यु दर उतनी ही कम होगी। क्या कि मतलब देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, शिक्षा है 52%। ठीक है, शिक्षा का ना कॉलम ये वाला, हाँ, शिक्षा है 52 और मृत्यु दर 72। ठीक है, यहाँ मैच नहीं कर रहा, यहाँ तो कम हो गया है, मान चलता हूँ कि शिक्षा ज़्यादा है, मृत्यु दर कम हो गई है। लेकिन यहाँ पर 84 हुई शिक्षा, लेकिन 47 अब मृत्यु दर बढ़ गई है। ओके, उसी प्रकार देखिए 84 है शिक्षा का प्रतिशत, लेकिन मृत्यु दर बहुत कम हो गई है। ठीक है, तो ये आंकड़ा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि शिक्षा बहुत ज़्यादा अधिक है तो मृत्यु दर कम होती दिख रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पे 95 है तो मृत्यु दर 32 आ गई, और ये 98-95 लगभग बराबर है, लेकिन मृत्यु दर बिल्कुल ही कम होगी। तो ये आंकड़े आपस में नहीं है कि जितना ज़्यादा शिक्षा होगी और मृत्यु दर उतनी कम होगी, ऐसा कहीं कहीं है, लेकिन सब में नहीं है। तो इस सारणी के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन तो मेरे हिसाब से गलत हो जाता है। तो हम लास्ट को भी देख लेते हैं, फिर हम सही उत्तर निकाल लेंगे। अगले देखिए, जन्म दर पर आयु संभाविता में भारत में लगभग उतनी ही है जितनी इंडोनेशिया की। ठीक है, तो जीवन प्रत्याशा की बात कर रहा है, आयु संभाविता की बात कर रहा है। भारत और इंडोनेशिया को हमें देखना है क्या दोनों की लगभग लगभग बराबर है। भारत की 62.4 और इंडोनेशिया की 64.0, तो लगभग लगभग मेरे हिसाब से बराबर है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, लेकिन
ये भी ठीक है, बी भी ठीक है, ए ठीक है, लेकिन जो सी है ना ये गलत आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर भी निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपने पहले ही देखा था कि अगले दोनों प्रश्न उस आंकड़े पर आधारित है। अब देखिए मानव विकास की बात करा, जो आपको मैंने बताया कि मानव विकास ऊपर के तीनों आंकड़ों पर डिपेंड करते हैं कि वहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत कैसा है, जीवन प्रत्याशा कैसा है, शिशु मृत्यु दर कैसी है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये पूछता है कि मानव विकास की बात करें तो एशियाई देशों में सर्वोत्तम निष्पादन, बेस्ट परफॉर्मेंस किसका है, किसका है। तो देखना पड़ेगा हमें, तीनों को परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा। सारणी की तरफ वापस चलते हैं। अब देखिए शिक्षा का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है, यहाँ पर देखिए सर्वाधिक प्रतिशत मेरे को कोरिया का लग रहा है, इसी को लेकर चलते हैं। ठीक है, उसके बाद मृत्यु दर बिल्कुल कम हो गई है 6। ठीक है, और आयु संभाविता 71.7, इससे ज़्यादा तो किसी की है भी नहीं आयु। आप देखिए सर्वाधिक यही है ना, ये कम होना चाहिए, ये दोनों ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मेरे को कोरिया की लग रही है। ठीक है, अगर आप इसको चीन से कंपेयर भी करना चाहें, चीन से कंपेयर करके देख लीजिए, कोई बात नहीं, ये देख लीजिए चीन से। ठीक है, यहाँ पर शिक्षा 82 है। ओके, मृत्यु दर 38 पहुँच गई, लेकिन यहाँ मृत्यु दर 6 है। ठीक है, यहाँ भी कोरिया आगे निकल गया। यहाँ पर शिक्षा 69.2 है और यहाँ पर 71.7 है। तो यहाँ पर जो आंकड़ा निकल के आता है कोरिया ही बेस्ट है यहाँ पर। ओके, बाकी तो आसपास भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कोरिया का। ओके, अब यहाँ पे ना तो दक्षिण कोरिया की बात करिए ना उत्तर कोरिया की, सिर्फ कोरिया की बात करिए, तो हम कोरिया को लेकर चलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच में स्थित है। मैंने आपको बता दिया जनसंख्या का वितरण वहीं पर होगा जहाँ पर बुनियादी सुविधाएं, जैसे जल की सुविधा होगी, नदी हो, घाटी हो सकती है। ठीक है, और समुद्र का तटीय इलाका हो सकता है। ठीक है, ये सब जो क्षेत्र पाए जाते हैं ना, ये विश्व के सर्वाधिक जो क्षेत्र है ना, ये संकेंद्रित होते हैं 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है, बाकी तो साउथ में तो जो आपका दक्षिण अक्षांश है उसमें तो सारे समुद्री इलाका हो गया। तो इसी क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, ये आपको मैप पे भी दिखाता हूँ एक बार। देखिए मैंने अब ये दोनों अक्षांश मार्क कर दिए हैं। ठीक है, ये कर्क रेखा से थोड़ा सा मैंने इसको मार्क किया, ये 20 डिग्री मान लीजिए और ये 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब देखिए इन्हीं के बीच में देखिए अफ्रीका के नाइजीरिया क्षेत्र भी पड़ रहा है। ठीक है, और भारत भी पड़ रहा है। ठीक है, चाइना भी पड़ रहा है इसी अक्षांश के मध्य में। यूएसए जो सर्वाधिक तीसरे नंबर पे है जनसंख्या में। ठीक है, ये भी पड़ रहा है। तो इस प्रकार से ये संकेंद्रण जो है 20 से 40 डिग्री के मध्य है का। इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर बेसिक बुनियादी सुविधाएं आप जैसे मान सकते हैं, सघन कृषि, ठीक है, जंगल, आपका कृषि संबंधित उद्योग इन्हीं क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा स्थापित हैं। ठीक है, या घास के मैदान भी कहीं इन्हीं अक्षांशों के मध्य स्थित हैं। यही इसी कारण है कि जनसंख्या का संकेंद्रण यहीं पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये पीले वर्ण के त्रियक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस, मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। ये मंगोलाइड जनों की बात कर रहा है। ठीक है, इनकी शारीरिक ढांचा ऐसा है। तो आप कभी इसको मानव प्रजाति को स्टडी करेंगे तो इस प्रकार इनका शारीरिक ढांचा दिखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम है। ठीक है, तो पश्चिम एशिया की बात कर रहा है, पश्चिम एशिया यहाँ पर सर्वाधिक है। ठीक है, ओके, इसका एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है। एशिया में 20 से 40 उत्तरी अक्षांश के बीच विश्व की 50% अधिक जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पश्चिम एशिया एवं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर पूर्वी एशिया में पाई जाती है। ठीक हो गया, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर का चयन करिए। देखिए अगला ऑप्शन है, चीन की जनसंख्या वृद्धि नाटकीय ढंग से धीमी पड़ गई है। ठीक है, बिल्कुल सही है। कारण क्या है, एक बच्चा प्रति परिवार की नीति के कारण प्रजनन दर में कमी आई है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन आने वाले समय में चीन के साथ ये दिक्कत आने वाली है कि जो इसकी अधिकांश जनसंख्या है, जो इन्हें जनसंख्या नियंत्रण कर तो लिया है, परंतु इसकी अधिकांश जनसंख्या वृद्ध होने वाली है, जो जापान जिस कंडीशन से झेल रहा है। और जापान में अभी 2 बच्चों की नीति अभी अपना दी है कि आप 2 बच्चे अगर उनका पैदा करते हैं तो फिर उसके लिए सरकार को सब्सिडी और अलग प्रकार के सुविधाएं भी प्रदान करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। ठीक है, ये घुमक्कड़ जनजाति की बात कर रहा है। इनमें से जो पिग्मी है ना, पिग्मी, ये घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। आप कमेंट करके बताएंगे पिग्मी जनजाति किस क्षेत्र की जनजाति है, किस देश की जनजाति है पिग्मी। ठीक है, ओके, 14वां नंबर क्वेश्चन है। अब हमें इसको मैच करना है, तो देख लेते हैं। ठीक है, तो मैच करके आपके सामने लेके आते हैं। इसमें हमें कौन सुमेलित नहीं है उसको छांटना हमें। ठीक है, तो एमू बिल्कुल जापान की जनजाति है। बुशमैन जो है ना, ये दक्षिण अफ्रीका संघ की जनजाति नहीं हो जाएगी, ये हो जाती कालाहारी मरुस्थल के आसपास निवास करने वाली, ठीक है, घुमंतु जनजाति है।
ओके, अगला क्या है, मसाई केन्या की जनजाति थी, बिल्कुल ठीक है, मैच है। और पापुअन्स न्यूगिनी, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो ये पापुअन्स न्यूगिनी एक ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी क्षेत्र में, आपने देखा होगा ना कि ओशनिया महाद्वीप हम जैसे पढ़ते हैं, ठीक है, तो माइक्रो इसमें आता है, ऑस्ट्रेलेशिया के अंतर्गत ये आता है। ठीक हो गया। ओके, अगला देखते हैं ये, और ये मैं इसको लास्ट प्रश्न लेके चल रहा हूँ क्योंकि समय हो चुका है लगभग 15 मिनट का, तो इसको लास्ट प्रश्न लेके चल रहे हैं, फिर अन्य पार्ट में इसको बाकी इस चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह कहाँ पर स्थित है, ये कौन सा है? ठीक है, तो इस परिदृश्य में सबसे बड़ा जो नगरीय समूह है वो टोक्यो में, याकोहामा जो जगह है वहाँ पर सबसे बड़ा नगरीय समूह स्थित हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज हमने 15 प्रश्न ही कर पाए, थोड़ा सा समय लगा एक्सप्लेन करने में, उसके बाद ये बाकी प्रश्नों को हम लेके चलेंगे। ठीक है, और अंत में हमने ये उत्तरमाला भी रख रखी है, तो आप इससे बाद में पीडीएफ के जरिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कई बार इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई अच्छे अच्छे एग्जाम में भी आए हैं। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से हम खत्म करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को, फिर उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे इंडियन ज्योग्राफी की तरफ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।